नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हुआ है, लगातार हम उस पर मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडरान से बात करते हैं। आज जो हमारे साथ मौजूद हैं संग्रामा के फॉर्मर MLA मिस्टर शोएब नबी लोन, इनसे भी हम इस बारे में जानकारी लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अभी फ़िलहाल जो है इंजीनियर रशीद के बेटों की जानिब से जो रैलीज़ निकाली जाती है उसमें आप ज़्यादा तौर पर दिखाई देते हैं। क्या रीज़न है कि आप इंजीनियर रशीद को इस हद तक सपोर्ट करते हैं? उसके दो रीज़न्स हैं। पहला रीज़न कि वो मेरा दोस्त है, दूसरा रीज़न ये है कि वो एक पॉलिटिकल प्रिजनर है, और मैं तीसरा रीज़न ये भी जोड़ दूँ, मुझे ये लगता है ये मेरी इखलाकी फ़र्ज़ है इस वक्त उसको मत करना। अच्छा, हमें ये बताइए कि किस इलेक्शन मैनिफेस्टो पर जो इंजीनियर रशीद साहब है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं? फ़िलहाल मुझे जो लगता है वो खुद जेल में है, वो जिस दिन वापस आएंगे अपने घर आएंगे, अपनी पार्टी को संभालेंगे, मैनिफेस्टो वो डिसाइड करेंगे। हमारा जो इस वक्त जो उनके साथ हम टीम घूम रहे हैं, जो भी 5-10 लोग कर रहे हैं, हमारा एक ही लोगों से ये रहेगा वादा कि अगर वो वापस आएंगे इंशाल्लाह, जो जीत के जब वापस आएंगे, तो उनका जो सबसे पहला जो फोकस होगा वो ये होगा कि जितने भी हमारे नौजवान बंद हैं, अंडर ट्रायल है या उनके पे गलत चार्जेस लगाए गए हैं, उनको मुल्क के डिफरेंट जेल्स में रखा गया है या इनसाइड द J&K रखा गया है, उनकी रिहाई की मांग करना पार्लियामेंट में। ये उनका जो हमारे तरफ से उनको ये सुझाव ही होगा, जनाब हमने आपके लिए मेहनत करी है, मगर हमने लोगों से ये बोला है कि उन तमाम लोगों को आप छुड़ा के लाएंगे जिन पे झूठे चार्जेस लगे हैं और जिनको बहुत सारी जेलों में बंद किया गया है। अभी वो उनका जो केस है वो अंडर ट्रायल है। अगर वो गिल्टी पाया गया तो किस तरह से वो पार्लियामेंट में जाके वो लोगों की रहनुमाई करेगा? नॉर्मली अगर वो कन्विक्ट होते हैं तो देन इट्स सेपरेट। इस वक्त उनको कोर्ट ने इजाज़त दी है लड़ने की, हिंदुस्तान के आईन ने उनको लड़ने की इजाज़त दी है और वो लड़ रहे हैं इलेक्शन, और हमें पूरी इस चीज़ की मुझे पूरा विश्वास है कि वो बेगुनाह है। अगर कुछ उनने गुनाह किया होता तो 5 साल तक वो ट्रायल हो गया होता, कन्विक्ट हो गए होते। वो एक कुछ पॉलिटिकल दबाव, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट लोग सब जानते हैं कि कुछ लोगों को फेवर करने के लिए उसको बंद रखा गया है, क्योंकि पता अगर वो बाहर आ जाएंगे तो बहुत सारे पॉलिटिकल बड़ी बड़ी हस्तियाँ उनको तकलीफ़ होगी, और उस तकलीफ़ से बचने के लिए उनको बेवजह चार्ज में बंद रखा है। अगर चार्ज कुछ होता तो 5 साल में प्रूव हो गया होता। 5 साल थोड़ा ट्राई चलती है। जिस तरह से अभी इंजीनियर रशीद की जो वेव चल रही है रैलीज़ में, बहुत सारी खासकर नौजवानों को देखा जाता है, जिस तरह से बारामूला सीट पर जो वेव इंजीनियर रशीद के हक़ में दिखाई दे रही है, क्या लग रहा है आपको जो बाकी जो पार्टीज़ है, NC है, PDP है या पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, उनमें किस तरह का जो दबाव है वो दिखाई देता है? दबाव तो ये है कि उमर साहब बोलते हैं अगर मुझे पहले पता हो तो मैं फॉर्म ही नहीं भरता, अगर मुझे पता लगता इंजीनियर साहब भर रहे हैं। सजाद साहब का मैंने एक ऑडियो सुना, उसमें वो बोलते हैं उमर अब्दुल्ला का हारना ज़रूरी है, मेरा जीतना ज़रूरी नहीं है। तो इसमें हारना ज़रूरी, तो इसमें ऑलमोस्ट दे हैव कंसीडर्ड डिफीट, नाउ दे आर गिविंग हिंट्स कि जनाब कोई बात नहीं, अगर मैं नहीं जीता तो वो जीत गया, मगर वो नहीं जीता। इसका वो अब उमर साहब भी बोलते हैं चलो मैं ना जीता मगर इंजीनियर साहब, दोनों सूरतों में इंजीनियर साहब को ही जिता रहे हैं। उमर साहब भी इशारा दे रहे हैं कि इंजीनियर साहब जीतते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सयाद लोन साहब भी ये इंडिकेशन दे रहे हैं इंजीनियर साहब जीतते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। उन दोनों का शुक्रिया कि वो इंडिकेशन दे चुके हैं। पहले ही देखा जाता था कि जो ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट होगा ये NC वर्सेस जो PC होगा। अब जो इलेक्शन में इंजीनियर रशीद साहब ने एंट्री मारी है, देखिए एक बहुत ही अजीब बात जो मुझे लग रही है, जब इंजीनियर साहब का फॉर्म ये हुआ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले सबको बोलते थे कि देखिए इसके लड़ने से हमें फ़ायदा होगा, पीपल्स कॉन्फ्रेंस वाले बोलते थे इसके लड़ने से हमें फ़ायदा होगा। मैं अफसोस की बात है इसके लड़ने से किसी को फ़ायदा नहीं, कि दोनों हार जाएंगे। ये एक अजीब बात निकल के आई, क्योंकि पहले जो लड़ा तो जब मेरी बात होती थी इनके जो हमारे दोस्त हैं तो सभी पार्टी से ऐसा हम लड़ाई झगड़ा तो किसी ये पॉलिटिकल है मगर पर्सनल कुछ भी नहीं, पर्सनल वो सब भाई हैं, बड़े भाई हैं, उमर साहब हो, सजाद साहब हो, या ऐसा कुछ भी नहीं है। बट ये है कि पॉलिटिकल लड़ाई है, ये आइडियोलॉजी की डिफरेंस है। तो मुझे वो ये सुनने में मिलता था, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले से बात करते थे, बोलते देखो यार एक चीज़ अच्छा होगा इंजीनियर साहब से की वजह से PC का वोट कटेगा, PC वाले बोलते हैं एक चीज़ अच्छा होगा PC इसकी वजह से फलां का वोट कटेगा, मगर ऊपर वाले ने ऐसी इसमें बरकत कर दी, उसका वोट भी कटेगा, इसका वोट भी कटेगा, वो जीत भी जाएगा इंशाल्लाह।
पहले देखा जाता था कि जो इंजीनियर रशीद साहब के बेटे हैं वो जिस तरह से रैलीज़ करते हैं, उसमें ये लोगों का कहना है कि या दीगर जो पॉलिटिकल लीडरान हैं उनका ये कहना है कि ये सिंपैथी गेन करने के लिए इस तरह का जो ट्रेंड चला है, सिंपैथी वोट्स हासिल करने के लिए। तो इलेक्शन तो होता है ना कुछ गेन करने के लिए, सिंपैथी तो है, इसमें क्या गलत बात है? सिंपैथी नहीं होनी चाहिए। एक जेल आदमी 5 साल से बंद है तो उसके साथ लोगों की सिंपैथी नहीं होनी चाहिए। अजीब गरीब सवाल है कि सिंपैथी नहीं होनी चाहिए, होनी तो चाहिए ना सिंपैथी। पॉलिटिकल लीडरान का ये कहना है कि इलेक्शन मैनिफेस्टो के ऊपर बात होनी चाहिए कि जिस तरह का इलेक्शन मैनिफेस्टो होगा लोग वो डिसाइड करेंगे कि किस पार्टी के हक में हमें वोट डालना है। एब्सोल्युटली। देखिए जिसका इलेक्शन लड़ रहे हैं वो अपने आप में एक मैनिफेस्टो है। मैनिफेस्टो ये है कि अगर वो बाहर आते हैं तो इखलाकी ज़िम्मेदारी इंजीनियर साहब की कल बनेगी उन लोगों की बात करें जो बंद है। 3 है, जब हम गांव में जाते हैं कोई बोलती है, कश्मीर में बोलते हैं म्योशी बोय बंद तम से वन मी कत कर मेनिस बस कत म्योशी निचू बंद तम से वन मे निचू कत। इससे बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा क्या होना चाहिए? लेकिन जो बाकी तो अगर आप देखेंगे कुछ हमारे खुद ही कुछ लीडर हजरात बोलते हैं कि हमको एमपी लैंड मिला और एमपी लैंड हम इतना दिए हैं, वो तो इंजीनियर साहब ही देंगे। सजाद गनी लोन साहब भी यही बात बोलते हैं ना कि हम एफआईआर जितने जो हमारे नौजवान हैं उन पर एफआईआर लगे हुए हैं हम उनको हटवाएंगे। बिल्कुल सजाद साहब अच्छा बोलते हैं। अगर वो ऐसा बोलते हैं तो फिर इंजीनियर को उसके लिए पहले लड़े। उनके लिए उनका हमसाया है, एक पॉलिटिकल लीडर रहा है, 2 बार एमएलए रहा है, उनके क्षेत्र से आता है, तो फिर तो सजाद साहब को बोलना चाहिए पब्लिकली इंजीनियर साहब को वोट डालो, पहले उसको निकालते फिर बाकी को निकालेंगे। देखिए होता क्या है, आप बांध देखें जो किसी भी जैसे हम कोई पावर प्रोजेक्ट पर वो बांध बनता है, डैम बनता है। डैम में अगर कहीं छेद हो जाता है ना तो डैम फट जाता है। बस छेद करना इंपॉर्टेंट है। इंजीनियर रशीद वो डैम है, वो छेद है। जैसे हमने वो छेद किया तो ये सारे पॉलिटिकल प्रिजनर का जो बांध है ये टूट जाएगा और अपने अपने इंशाल्लाह वो घर पहुँचेंगे। जिस तरह से वो वेव अभी जैसे कि मैंने पहले भी बोला दिख रही है, क्या आपको लग रहा है कि इस वेव से जो इंजीनियर रशीद साहब है उनको बाकी जो पार्टीज हैं उनसे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा? उनकी मदद बहुत ज़्यादा होगी। देखिए जितनी 2 पार्टियां हैं, 2 पार्टियों में लीडर भर के हैं, पर लीडर से कुछ नहीं होता जब तक लोग ना साथ हो। मैं तब लीडर हूँ जब मेरे पास 50 लोग आएंगे, जब कोई आएगा नहीं तो मैं किस काम का लीडर हूँ। एनसी कहता है कि हम ऑन टॉप है, हर एक बोलता है जो जिसकी जमानत, या तो पीडीपी वाले भी बोलेंगे हम जीतेंगे, तो जीतेंगे क्या? यहाँ तो इंडिपेंडेंट भी कोई बोले कि हमारे पास जो कैडर है वो बहुत ज़्यादा है। अनडाउटली अच्छी बात आपने की, उनका कैडर बहुत बड़ा है, मगर उनके गांव में जैसे कि इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर गांव में आप जाएंगे तो आप 1 नेशनली 2 नेशनली 4 नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर को पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। मगर होता क्या है, वो 4 लोग होते हैं इस वक्त, जो सिचुएशन वो कंप्लीट डिफरेंट है। वो 4 लोग हैं, वही हैं, वो वोट पड़ेंगे उनको, मगर 400 खिलाफ है, वो बाहर आएंगे इस वक्त। वो एक मोमेंटम क्रिएट हो गया, लोगों को लगता है कि इनकलाब हम निकलेंगे, हम वोट डालेंगे। क्या नेशनल ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभाई? तो फिर तो वो इनकलाब इनके साथ होता, उसके साथ तो होता नहीं। जो वेव होती फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की होती, इंजीनियर रशीद की नहीं होती। आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए मेरे हिसाब से लोगों ने मन बना लिया है कि ये ए टाइप ऑफ सुनामी होगी, बहुत सारे वोटों से इंजीनियर साहब जीतेंगे। और आज का जो नौजवान है बहुत ही होशियार है, बहुत ही अक्लमंद है। हम कहीं पूछते हैं बटन नंबर, वो बोलते हैं 15, हम बोलते हैं निशान क्या, सबको कुकर प्रेशर कुकर याद आता है। तो एक बन चुका है जहन, अब इसमें कुछ नहीं होगा, इधर कैट्स आउट ऑफ द बैग, अब इसमें कुछ नहीं होना है। इंशाल्लाह ताला ये वोट पड़ना ही पड़ना, वो कोई कितना भी कुछ कर ले। और देखिए ये कितना अच्छा है हमारी इलेक्टोरल सिस्टम के लिए कि इस वक्त बहुत अच्छी पोलिंग होगी, सब चाहते हैं पोल करना, कोई फितना फसाद। देखिए हमने इतनी रैलीज की, इतने लोग जवान, एक भी कोई गलत नारा नहीं लगा या एक भी कोई गलत इंसिडेंट नहीं हुआ। जस्ट इमेजिन, नॉट अ सिंगल इंसिडेंट, नॉट अ सिंगल, खुदा ना करे कहीं पे कुछ ऐसा हुआ हो जिसको हमें लगे कि वोलेटाइल हो रहा है कोई सिचुएशन। इसके लिए तो मुझे लगता है गवर्नमेंट शुड फील वेरी हैप्पी, स्पेशली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिस प्रांत में, जिस एरिया में, जिस पार्लियामेंट सेगमेंट में
20-25% से ज़्यादा पोलिंग होती नहीं है। तो मुझे पूरा उम्मीद है ये 60-65% पहुँचेगी। आपने पोलिंग टर्नआउट की बात की, जो लास्ट टाइम 2019 में जो इलेक्शंस हुए थे, लोकसभा इलेक्शंस, उसमें 13 to 14% ऐसा ही कुछ वोट पड़ा था। आज के डेट में अगर देखा जाए, आज जो श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें अराउंड 40% जो है वो पोलिंग हुई है। लेकिन जो बीजेपी के लीडरान है वो ये उस चीज़ को ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि ये 370 जो है या 35 से हटने के बाद ही इस तरह का चेंज जम्मू कश्मीर में देखने को। बीजेपी लीडर को पूछना है, वो अगर लीडर ये इतनी चेंज है उनके करने से, वो खुद क्यों नहीं इलेक्शन लड़े हैं? वो सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? वो खुद क्यों नहीं लड़ रहे हैं? बोल रहे हैं कि हम ग्राउंड बना रहे हैं। नहीं, वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखो, अगर वो ग्राउंड बना रहे, 5 साल तो यहाँ कर क्या रहे हैं? जग तो नहीं मार रहे, कुछ तो कर ही रहे होंगे ना। 5 साल से वो एक MP कैंडिडेट नहीं ढूंढ पाए, 5 साल से वो MLA कैंडिडेट नहीं ढूंढ पाए, तो क्या ने किया यहाँ पे? या वो बोले हम किसी को वो भी नहीं बोलते। तो आप इस स्टेटमेंट से डिसएग्री करते हैं? प्योरली डिसएग्री करता हूँ। उनका देखिए, उनने, लेकिन हकीकत भी है ना, जो श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी अगर हम देखेंगे 14% अराउंड वोट। मैं वही बात, देखो हाल अब लोगों ने समझ चुके हैं कि देखिए मैं आपको बताऊंगा, लोग बंदूक से, खून खराबे से, पथराव से तंग आ चुके थे। कोई भी अब कश्मीरी नहीं चाहता वो हो। ये एक चेंज बाय कन्विक्शन कश्मीरी हुआ कि हमें इस जो ये बंदूक का कल्चर है इसको दफ़ा करना होगा इस स्टेट से। इसमें कश्मीरी का रोल है, इसमें ना बीजेपी का रोल है ना किसी और का रोल है, इसमें खुद एक कश्मीरी का। अब लकीली क्यों सेंटर में गवर्नमेंट नहीं, वो क्रेडिट खुद को लेती, क्यों वो किसी को 5 साल से गवर्नेंस करने का किसी को मौका ही नहीं देते। वो बोल रहे हैं कि हमने पहले ही प्रोडिक्शन की थी। नहीं, वो ठीक है ना, फिर किसी को गवर्नेंस करने का मौका दे। देखो कल को किसी को चीफ मिनिस्टर जब बनेगा कोई, जब वो आएगा तो वो अगर इसी ट्रेंड को आगे चलाएगा तो वो बोलेगा मैंने किया। अब तब से सेंटर में भाजपा की सरकार है, वो यहाँ 5 साल से किसी को मौका ही नहीं दे रहे कुर्सी पे बैठने का, क्रेडिट खुद को ले रहे हैं सेंटर का। इसमें तो स्टेट गवर्नमेंट होनी चाहिए थी ना। देखिए आपको समझना पड़ेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोलती यहाँ पीस अमन है, साइमल्टेनियसली हम इलेक्शन बुनियाद पर वो सेंटर में इलेक्शंस भी लड़ रहे हैं। पीस भी है, इलेक्शन नहीं कराएंगे। अगर पीस है इलेक्शन क्यों नहीं कराते हैं? या तो डिक्लेयर कर दो हिंदुस्तान अब डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं है, ये कंट्री इज़ नॉट ए डेमोक्रेटिक कंट्री। अगर ये डेमोक्रेसी का हक है तो हमें क्यों 5 साल से वंचित किया जा रहा है? कभी डिलिमिटेशन के नाम पे, कभी कोविड के नाम पे, कभी इस नाम। बाकी इलेक्शन सारे करा दिए, पंचायत करा दिया, म्यूनसिपल, उनका टर्म भी एक ख़त्म हो गया, DDC BD, मगर सिर्फ असेंबली उनको नहीं छोड़नी है। वो नहीं चाहते सेक्रेटरी का कब्जा किसी कश्मीरी के हाथ में, जम्मू कश्मीर किसी रियासत के बंदे के हाथ में। वो चाहते हैं उसको दिल्ली से चलाना, वो गलत है। दिल्ली से चलाना अब ज़्यादा देर, इसलिए लोग चाहते हैं ना, इसलिए वोटिंग टर्न, इसलिए वो बोलते हैं इसको हटाओ। असेंबली भी होगा तो वोट आएगा, लोग डालेंगे वोट, अच्छा है, उनके अपने नुमाइंदे होंगे, वो किसी को बोल पाएंगे। आज किसी को प्रॉब्लम होगा, कहाँ जाएगा दिल्ली वो अमित शाह साहब से मिलने या नरेंद्र मोदी से मिलने? बड़े लोग हैं, कहाँ मिलते हैं वो किसी को? वो तो उन्हें अपनी ही एक चौकड़ी बना के रखी है। कॉमन इंसान का कोई एक्सेस ही नहीं, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। DDC BDC है, मगर इनका कोई एक्सेस तो नहीं है पार्लियामेंट पे, सॉरी सेक्रेटरीट पे, जहाँ से काम होता है। 4-5 कमिश्नर हैं, उनने पूरे स्टेट को एयरगन बना के रखा है, वो जो चाहते हैं वही होता है। तो हमारे दे ना, अगर इतना ही वो दावा करते हैं, पहले तो ये समझ नहीं आता, वो ये लोगों को बोल नहीं पाते हम सपोर्ट किसको कर रहे हैं। उनके जो वर्कर हैं उनके ताला लगा दिया है, उनको बोला वोट किसको डालना वो तो बता दिया है, मगर बोलना भाई किसी को नहीं, वोट फलां को डालना, वोट किसी को बताना नहीं। ये इतनी बड़ी पार्टी को ये करते हुए शोभा नहीं दिखता है उनको। क्या आपका इशारा किसकी तरफ से? अब इशारा के तो पता ही है, बारामूला में PC को करते हैं, श्रीनगर में 2 जो अपने बाकी अलाइज हैं उनने तो डिक्लेयर भी किया है हम NDA के लिए। अब जब वो नहीं शर्माते तो हमें क्या करेंगे? हमें हमारा कौन सा ले जाएंगे कुछ? लेकिन जो भी यहाँ से MP जाएगा, सेंटर से जो भी ऑर्डर्स होंगे वो तो वही इम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ पर वही जो ऑर्डर्स है वही फॉलो करते हैं। तो इंजीनियर रशीद साहब जो है वो क्या मुख्तलिफ करेंगे? मुख्तलिफ नहीं होती। देखिए पार्लियामेंट मेंबर का काम पहले आपको समझना पड़ेगा, वो काम इंसान, पार्लियामेंट मेंबर का काम है कानून बनाना मुल्क के लिए। ही इज़ मेंबर ऑफ दैट ऑगस्ट हाउस विच मेक्स लॉज फॉर द कंट्री। ये पहले समझना पड़ेगा मकाम उसका। फिर जब उसी के साथ साथ उसका बाकी वो मुल्की इश्यूज उठाना, जैसे कि उसमें यही है प्रिजनर्स का मसला है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, NH-44 जो हमारा हाईवे है, इसको NH-44 बोलते हैं। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, सबसे लंबा नेशनल हाईवे। अब अलमिया देखिए, यहाँ से 2 MP फ़िलहाल गए, मतलब जो मेरी जो जब से रोड वाइडनिंग हो गया,
बड़े रोड्स बनना से 2 MP मैंने खुद देखे, बेग साहब गए और अकबर लोन साहब गए, 10 साल हो गए। ये NH-44 सिर्फ और सिर्फ नारबल तक कंप्लीट हुआ है, उसके 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाए। उस नारबल के आगे इनकी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी स्टार्ट होती थी। हाउ दे विल जस्टिफाई इट? क्या वो एक बार भी वहाँ के रोड्स मिनिस्टर से या नितिन गडकरी से अपॉइंटमेंट नहीं ले पाए कि भैया NH-44 आपने पूरे हिंदुस्तान में इतना बड़ा नेटवर्क बना दिया, हमारे 50 किलोमीटर क्यों नहीं आप कर पा रहे? क्या आपने कोई पार्लियामेंट्स में सुना? क्या आपने लोन साहब की ज़बान से सुना? क्या आपने बेग साहब की ज़बान से सुना कि भैया ये NH-44 क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा है? तो ये तो अलमिया है। फिर डेवलपमेंट है, हमने CDF MP फंड लाया, फिर हमने अपने वर्करों में बांटा है, वो क्या डेवलपमेंट है? और कुछ लोग तो MP फंड का क्वांटम गिनाते हैं, 5 करोड़ रुपया जनाब हमने फिर फलां को दिया। यहाँ तो एज पर सोर्सेज इलेक्शन लड़ने में इस वक्त कोई MP साहब जो बनना की कोशिश कर रहे हैं वो 30-40 करोड़ खर्च चुके हैं। सो थिंग्स आर, हमें अब इस सिस्टम से निकलना पड़ेगा, हमें एक नया सिस्टम बनाना पड़ेगा और जो रिवायती सियासत है उसको तर्क करके एक नई सियासत यहाँ स्टार्ट होनी चाहिए, तरक्की की। देखिए, मैं किसी भी सियासत के साथ तब तक हो जब तक वो अमन की बात करेगा। जिस दिन वो अमन की बात से डगमगाएगा उस दिन मैं उसके साथ नहीं हूँ। आई एम ए पीस लविंग पर्सन। मुझे इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन में भरोसा, इस मुल्क के हर इंस्टीट्यूशन में भरोसा है। देखिए, ये भी आपको देखना पड़ेगा, हमारा हमसाया मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर को, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को उठा के जेल में डालते हैं, उसकी सारी की सारी पार्टी को डिसॉल्व कर देते हैं, रिगिंग करते हैं, उसको खुद इलेक्शन लड़ने नहीं देते हैं। और यहाँ हमारे मुल्क का देख लीजिए, वहाँ पे हम एक आदमी अंडर ट्रायल है एक इन्वेस्टिगेशन में, मगर उसको हमारा संविधान लड़ने की इजाज़त देता है, कोई बाधा नहीं की। इलेक्शन कमीशन का सबसे ज़्यादा शुक्रिया, उनने जो फेयर ट्रायल इस मामले में दिया है, शायद ये मिसाल है। किसी जगह कोई परेशानी नहीं की, जो था वो उस हिसाब से चला, बहुत बढ़िया से। वहाँ पे जो फॉर्मेलिटीज़ थी हमने सारी फॉर्मेलिटीज़ की, उन्हें भरने की इजाज़त दे दी। तो हमें तो अपने मुल्क के इंस्टीट्यूशन पे अभी भी गर्व है, नाज है। सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, अभी भी वो फेयर चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम 370 की बात करें या 35A की बात करें, जो बाकी पार्टीज़ है वो इस एजेंडे पर लड़ रहे हैं कि हम 370 को रेस्टोर करने की कोशिश करेंगे, तमाम पार्टीज़ का ये एजेंडा है। तो क्या आप इस बात पर उनसे मुतफिक हैं? देखिए, अगर वो कर पाएँ तो हम तो उनके साथ रहेंगे। अगर वो ऐसा कोई मूव करते हैं ज़ाती तौर पे, क्योंकि मैं तो किसी पार्टी में हूँ ही नहीं फिलहाल, ना मैं उधर का हूँ ना इधर का हूँ, तो इसीलिए ये है कि अगर ऐसा कोई मूव होता है, मेरी ज़ात उस मूव के साथ होगी और जहाँ हमें खड़ा होना हम खड़ा हो जाएंगे। 370 हमारे लिए बहुत अच्छा है। आप DPAP के साथ वाबस्तगी रखते हैं, क्या आप अभी प्रेजेंट में उसी पार्टी के साथ है या आपने किनारा कशी? एक इंटरव्यू में बोला है कि मैं वहाँ से रिज़ाइन कर रहा हूँ, मगर ऑफिशियली मैंने इस्तीफ़ा इसलिए नहीं भेजा, मेरे पास टाइम ही नहीं है। अगर 20 तारीख के बाद ये हो जाए, उसके बाद वर्कर को बुला के मीटिंग करके हम उस पर डिसीजन लेंगे कि हम कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। वो एक पॉलिटिकल मसला, इट विल टेक टाइम, और कोई जल्दी है नहीं, 2-4 दिन में हम फैसला कर लेंगे। जो कहता है कि जो इंजीनियर साहब के बेटे हैं वो अपनी रैलीज़ में ये कहता है कि आप हमें वोट दें, आपके वोट से हम अपने वालिद साहब को जेल से बाहर निकालेंगे। क्या आपको लगता है कि जो अवाम है उनके वोट से इंजीनियर रशीद साहब बाहर आ सकते हैं? क्या होता है, देखिए, प्रेजेंटली इंजीनियर साहब XMLA, मगर अगर अवाम उनको जिताती है वो एक सिटिंग MP बनेंगे। सिटिंग MP को आप विदाउट ट्रायल होल्ड नहीं कर सकते हैं। मुल्क में कोई इंस्टीट्यूशन भी है ना, स्पीकर उसका कस्टोडियन है, वो इज़ अ प्रॉपर्टी। इंजीनियर रशीद साहब प्रॉपर्टी है हिंदुस्तान के सबसे बड़े आईवान की, उसको विदाउट ट्रायल देनी, दे हैव टू डू समथिंग ऑन दैट। उसको उनको क्योंकि प्रूव नहीं हो पा रहा है क्राइम, दे हैव टू रिलीज हिम। इट इज़ फैक्ट, इसमें गलत क्या है? दीगर जो लीडरान है वो ये कहता है, ज़्यादातर नौजवानों पर जोर देता है कि नौजवानों को सोच समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। उनको सोच समझ के करना चाहिए, उनको उन लोगों को जूते मारने चाहिए। उनका ये कहना है कि मतलब इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होना है, सिंपैथी वोट को ज़्यादा। मैं आपको वही उन लोगों को देखना चाहिए जो यहाँ पे पिछले 70 साल से हमको चूसे जा रहे हैं। मुझे अजीब व गरीब लगा। दो ज़ाती तौर पे मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ उमर साहब की, वो चंदूसा में गए, उनको बोला एक मौका दे दो, मौका। अब मैं मौके की बात करूँ, दादा प्राइम मिनिस्टर, फिर चीफ मिनिस्टर बना, बाप 3 बार चीफ मिनिस्टर, खुद चीफ मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर, 2 बार MP, 1 बार MLA। इसके बाद तो खुदा साहब के पास ही इक़्तिदार है, तो इसके ऊपर तो कोई इक़्तिदार है ही नहीं, और कितना मौका दें?
मतलब उन्हीं उसी के ख़ानदान को पूरी उम्र मौका, पूरी ज़िंदगी मौका देना है। अब उनके बच्चे आएंगे, फिर उनके बच्चे आएंगे, फिर उनके बच्चे आएंगे, तो व्हाट इज़ दिस? कितना मौका चाहिए उनको? इतना मौका तो किसी को नहीं मिला होगा। 70-80 साल का मौका, 3 पीढ़ियों को मौका दे रहे हैं कश्मीर, और कितना मौका चाहिए? प्रेजेंट में उनके बारामूला दादा से स्टार्ट किया, खुद दादा भी, फादर भी, खुद भी, और किस चीज़ का और मौका? उसका मौका है, उसको बोले, उसका पार्लियामेंट मेंबर है, उनके साथ कैंपेन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको पता, लोग उनको पूछेंगे इसने क्या किया, फिर क्या बोलेंगे? देखिए, ऑल रेस्पेक्ट, देखो हम पर्सनल अटैक पे नहीं मैं जा रहा हूँ, मगर मैं आपको बता रहा हूँ पॉलिटिकल है ये। अगर किया दंकी चोट बोला, अगर मुझे कोई पॉलिटिकली हिट करेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आपको लग रहा है कि जो कैंपेनिंग अभी हो रही है उस पर दीगर जो पार्टीज है आपस में वो इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं, उसको आप ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स होता है। इल्ज़ाम तराशी ठीक है, मगर तब तक जब तक आप एक मर्यादा के दायरे में, पर्सनल नहीं हो सकते हैं आप। हाँ, प्रोफेशनल आप पॉलिटिकली बोल सकते हैं, पॉलिटिकली हकीकत है। शेख मोहम्मदुल्लाह साहब वज़ीर आज़म भी रहे, वज़ीर आला भी रहे। फ़ारूकुल्लाह साहब 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे। उमर साहब 1 बार चीफ मिनिस्टर रहे, 1 बार यूनियन मिनिस्टर रहे, और शायद 1 बार MLA रहे, 1 बार MP भी रहे। मैंने बोला ना, इसके ज़्यादा ताकत तो ऊपर वाले के पास ही होती है, और किसी के पास, हमारे इंसानों में तो किसी को दी नहीं। 20 मई को अब बारामूला सीट पर जो है वो इलेक्शंस होंगे, तो अभी प्रेजेंट में किस तरह का आपको जो पॉलिटिकल सिनेरियो किस तरह का लग रहा है आपको? क्या आने वाले टाइम? मुझे लगता है ब्रिस्क पोलिंग होगी इंशाल्लाह ताला, और एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा, और यूथ निकलेगा बाहर। और जैसे ही आप देखेंगे 30% पोलिंग क्रॉस होगी, तो मेरी तरफ से लिख के रखे, वो उसी वक्त आप लिख के रखे इंजीनियर साहब जीत गए। को आपने अभी से ही इंजीनियर रशीद साहब को विनर कैंडिडेट मैंने अपनी आंखों से देखा ना, जो लोग इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं या जिनको उनने अपनी आंखों से, मैंने हर मोमेंट को अपनी आंखों में कैप्चर किया है। आई एम विटनेस टू एवरी मोमेंट ऑफ दिस फ्रॉम लास्ट 10 days। इट हैज़ बिकम फ्रॉम 0 से स्टार्ट हुआ और 100 पे पहुँचा है। उसमें बोल रही है कि उसमें उन रैलीज़ में ज़्यादा नॉन वोटर्स शिरकत करते हैं। जब मैं एड्रेस करता हूँ, सबसे पहले हम छोटे बच्चों को बाहर निकालते हैं, और ये आप शायद पैदा भी नहीं हुई होती, तब बहुत छोटी होती थी आप तो। जब मेरा इलेक्शन था, जब मैं MLA बना, वो भी उस वक्त भी वो लोग यही बोलते थे नॉन वोटर। फिर जब वोट पड़े ना, तो उनको तारे दिन में नज़र आए, वो वही तारे इस बार में नज़र आएंगे। लास्ट पर लोगों के लिए क्या मैसेज? बस मैं बोलता हूँ उनको वोट डालें, और जवानों से लड़ाई झगड़ा पोलिंग बूथ न करें, जाएं इंजीनियर साहब को वोट डालें, अपना वोट डाल के बाकियों को भी ले आएँ वोट करने के लिए। मगर उनसे बार बार अपील ये है कि लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, पोलिंग स्टाफ के साथ कोऑपरेट करें, सिक्योरिटी एजेंट्स के साथ कोऑपरेट करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो नाजरीन, ये थे हमारे साथ संग्रामा के XMLA मिस्टर शोएब लोन हमारे साथ बात कर रहे थे। जो पॉलिटिकल सिनेरियो अभी चल रहा है बारामूला लोकसभा सीट पर, उस हवाले से हमारे साथ बात कर रहे थे। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।